एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सरकारी फाइलों और अदालती दस्तावेज के बीच दबा एक बेहद मानवीय मुद्दा है। बिल्कुल, और ये मुद्दा सीधे तौर पर लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। हाँ, तो आज हमारे पास चर्चा के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक 13 पेज का जजमेंट, जो अभी हाल ही में 25 सितंबर 2025 को सुनाया गया। सही कहा। इस केस का नाम है प्रियांशु सिंह बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI। और ये केस सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी का नहीं है। मेरा भी यही मानना है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यही है कि सरकारी नौकरियों में जो अनुकंपा नियुक्ति या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होती है, उसके नियमों और हकीकत को समझा जाए। एग्जैक्टली। हम उन अधिकारों और सीमाओं को समझना चाहते हैं जहां आकर मानवीय भावनाएं और हमारे संवैधानिक नियम आपस में टकरा जाते हैं। देखिए, अगर हम इस पूरे फैसले का विश्लेषण करें तो ये इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जब किसी परिवार का दुख और संविधान के कड़े नियम आमने सामने हो तो क्या होता है। मतलब अदालतें सिर्फ भावनाओं पर फैसले नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं। अदालत को एक शांत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखना ही पड़ता है। सिस्टम को निष्पक्ष होना होता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस कहानी की बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर चलते हैं, जो कि काफी समय पहले शुरू होती है। हाँ, ये कोई रातों रात खड़ा हुआ विवाद नहीं है। इस घटनाक्रम या टाइमलाइन को देखें तो याचिकाकर्ता प्रियांशु सिंह के पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे। और फिर 10 मई 2006 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया गया है। किसी के लिए भी नौकरी जाना बहुत बड़ा झटका होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लेबर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और लेबर कोर्ट के मामले बहुत लंबे चलते हैं, सालों की लड़ाई होती है। सच में, करीब 9 साल बाद 16 अक्टूबर 2015 को लेबर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और ये फैसला प्रियांशु के पिता के पक्ष में था। एक बहुत बड़ी जीत थी वो परिवार के लिए। बिल्कुल। लेबर कोर्ट ने बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और बैंक को आदेश दिया कि उन्हें पूरी बैक वेजेस यानी पिछली सैलरी के साथ बहाल किया जाए। लेकिन SBI ने इस फैसले को आसानी से नहीं माना। हाँ, यहीं से कहानी उलझती है। SBI ने 2016 में हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी। इसका नंबर था रिट C नंबर 53,989 साल 2016। और हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत ही दिलचस्प शर्त रखी। शर्त ये थी कि कर्मचारी को 1 महीने के भीतर वापस नौकरी पर रखा जाए। हाँ, और 3 महीने के भीतर 25% बैकवेजेस दिए जाएं। ये एक तरह का अंतरिम आदेश था, ताकि परिवार का गुजारा चल सके। लेकिन 8 दिसंबर 2019 को इस कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आ जाता है। ये वो समय था जब पिता का निधन हो गया। हाँ, और वो भी नौकरी के दौरान, जिसे कानूनी भाषा में डाइड इन हार्नेस कहा जाता है। इतने सालों के संघर्ष के बाद जब लगा कि सब ठीक हो रहा है, तभी परिवार ने अपने मुखिया को खो दिया। और इसके बाद 24 जनवरी 2020 को प्रियांशु की मां ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए अपना पहला आवेदन दिया, जो कि पिता की मृत्यु के कुछ ही समय बाद दिया गया था। लेकिन इसके बाद एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। बैंक की तरफ से कुछ नहीं होता। और फिर सीधा 4 अप्रैल 2025 को प्रियांशु की ओर से दूसरा आवेदन आता है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? मैं सोच रहा था कि क्या अनुकंपा नियुक्ति कोई पैतृक अधिकार है, यानी हेरिडिटरी राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस जजमेंट का सबसे अहम हिस्सा है। तो कानूनी से किस तरह से देखता है? देखिए, हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को समझना होगा। ये दोनों सार्वजनिक रोजगार में समानता की बात करते हैं। मतलब हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, खुली भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए और चुनाव मेरिट पर होना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति इस समानता के नियम का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। जजमेंट में इसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना? हाँ, अदालत इसे शेल्टर्ड एंट्री या संरक्षित प्रवेश कहती है, जहां सामान्य मेरिट को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दिया जाता है। सही कहा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक बहुत ही खास मकसद से किया जाता है। मैं जजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को यहाँ कोट करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अदालत ने साफ कहा है कि इसका एकमात्र उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को अचानक आई घोर आर्थिक विपत्ति से बचाना है, ताकि जैसा कि कहा जाता है घर का चूल्हा जलता रहे। बिल्कुल, कीप द किचन फायर बर्निंग। यह इस पूरी व्यवस्था का इकलौता आधार है। तो ये कोई लॉटरी या विंडफॉल नहीं है? एकदम नहीं। अदालतें बार बार कहती हैं कि इसे भर्ती का आम जरिया नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?
अगर इसे बहुत उदारता से लागू किया गया तो ये वंशानुगत नियुक्तियों में बदल जाएगा और ऐसा होना सीधे तौर पर असंवैधानिक है। ये बहुत ही स्पष्ट है। अब यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि इस फैसले में देरी या डिले पर बहुत चर्चा हुई है। हाँ, अदालत की नज़र में देरी के दो अलग अलग रूप होते हैं। पहला तो आवेदन करने में देरी, और दूसरा अदालत तक पहुंचने में सुस्ती दिखाना, जिसे कानूनी भाषा में लैचेस कहा जाता है। और इस मामले में एसबीआई के अपने नियम भी तो थे। बिल्कुल। एसबीआई की 16 मार्च 2021 की एक सर्क्यूलर है। उसके क्लॉज 9 के मुताबिक कुछ बहुत सख्त नियम हैं। वो नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं कि कर्मचारी की मृत्यु के 6 महीने के भीतर आवेदन आ जाना चाहिए। अधिकतम सीमा 5 वर्ष है। लेकिन वो 5 वर्ष की छूट तो सबको नहीं मिलती ना? नहीं, वह छूट सिर्फ तब मिलती है जब बच्चा नाबालिग हो या फिर किसी उच्च शिक्षा के बीच में हो। तो प्रियांशु ने इस नियम को लेकर कोर्ट में क्या तर्क दिया? प्रियांशु ने कोर्ट में कहा कि उसने 2021 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। और उसके बाद उसने कहा कि 2022 से वो अपने चाचा के साथ एक पारिवारिक मुकदमेबाजी में उलझा हुआ था, फैमिली लिटिगेशन में। ओहो। तो उसने ये तर्क दिया कि इस दीवानी मुकदमे की वजह से उसे अदालत आने में और आवेदन देने में 2025 तक का समय लग गया। और कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट का विश्लेषण क्या था इस पर? बहुत ही तार्किक। प्रियांशु ने 2021 के बाद कोई उच्च शिक्षा नहीं ली, तो 5 साल वाली छूट तो वैसे ही खत्म हो गई। सही कहा। और वो सालों तक एक पारिवारिक मुकदमे में अपना पैसा और समय लगाता रहा। इसका मतलब तो यही है कि परिवार के पास इतना पैसा था कि वो मुकदमा लड़ सकें। एग्जैक्टली। अदालत ने कहा कि ये इस बात का सीधा सबूत है कि 2019 में पिता की मृत्यु से जो तत्काल आर्थिक संकट पैदा हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। अगर आपके पास दीवानी मुकदमा लड़ने के लिए संसाधन है तो आप तत्काल संकट में नहीं हैं। बिल्कुल। और इसीलिए अनुकंपा नियुक्ति का जो मूल आधार था वो खत्म हो गया। ये बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है अदालत का। और इस जजमेंट में कुछ पिछली कानूनी नजीरों का भी तो जिक्र है। हाँ, जिन्हें हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं। इस ज्ञान को और गहरा करने के लिए कुछ बहुत अहम मुकदमों का उल्लेख किया गया है। जैसे कि कौन से केस? एक बहुत ही हालिया सुप्रीम कोर्ट का केस है कैनरा बैंक बनाम अजित कुमार जी के। ये 2025 का ही फैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार भविष्य में कभी भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आप देरी करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मदद की तुरंत जरूरत नहीं है। एकदम सही। लेकिन प्रियांशु का एक तर्क ये भी तो था कि वो लगातार बैंक को चिट्ठियां और आवेदन भेज रहा था। हाँ, रिप्रेजेंटेशंस भेज रहा था। लेकिन कानून की नजर में सिर्फ चिट्ठियां भेजना काफी नहीं है। इसके लिए भी कोई पुराना केस है क्या? हाँ, अदालत ने 2008 के सी जैकब केस और 1980 के ज्ञान सिंह मान केस का हवाला दिया है। उनमें क्या तय हुआ था? यही कि सिर्फ लगातार चिट्ठियां भेजने से कोई बासी या मृत दावा फिर से जिंदा नहीं हो जाता। स्टेल और डेड क्लेम वापस नहीं आते। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि एक आशीष यादव का केस भी था 2024 का। हाँ, उस केस में तो 9.5 साल बाद किए गए आवेदन को खारिज कर दिया गया था। तो इन सब नजीरों को देखकर कोर्ट ने प्रियांशु के मामले में क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने जो देरी की वो जानबूझकर की थी, वो कोई लाचारी या मजबूरी नहीं थी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर यहाँ गलत सहानुभूति दिखाई गई तो ये किसी दूसरे योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय होगा। बिल्कुल। मिसप्लेस्ड सिंपैथी की कानून में कोई जगह नहीं है। इसलिए कोर्ट ने प्रियांशु की रिट याचिका को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो यहाँ आकर लगता है कि प्रियांशु तो केस हार गया, लेकिन क्या एसबीआई साफ बचकर निकल गया? नहीं, यहाँ इस मुद्दे का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। वही तो मैं सोच रहा था, कोर्ट ने एसबीआई को भी तो नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने संस्थागत उदासीनता या इंस्टीट्यूशनल एपैथी के लिए एसबीआई की बहुत कड़ी निंदा की। क्योंकि प्रियांशु की माने तो जनवरी 2020 में ही आवेदन दे दिया था। हाँ, और बैंक उस आवेदन पर सालों तक चुपचाप बैठा रहा। बैंक का काम था कि वो तुरंत फैसला लेता, चाहे वो हाँ में हो या ना में। सही कहा। कोई भी सरकारी संस्था फाइलों को ऐसे दबाकर नहीं बैठ सकती। तो इसके लिए कोर्ट ने एसबीआई को क्या सजा दी? कोर्ट ने बैंक पर अपने कर्तव्यों का पालन न करने के लिए पूरे 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। 1 लाख रुपए का कॉस्ट्स। और ये रकम किसे मिलेगी? अदालत ने साफ निर्देश दिया है कि ये 1 लाख रुपए की रकम 2 महीने के भीतर सीधे याचिकाकर्ता को दी जानी है। मतलब प्रियांशु को,
ये सच में ब्यूरोक्रेसी और बड़े संस्थानों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। और एक सख्त संदेश भी है कि वे आवेदनों पर सो नहीं सकते। तो इस पूरी चर्चा का अगर सार निकाला जाए तो ये जजमेंट हमें सिखाता है कि कानून में अपने अधिकारों को लेकर सतर्क रहना कितना जरूरी है। विजिलेंट रहना बहुत आवश्यक है। आपकी देरी आपके कानूनी दावों को मार सकती है। और साथ ही संस्थाओं को भी जवाबदेह होना ही पड़ेगा। आज के इस सूचनाओं की बाढ़ वाले दौर में मेरा मानना है कि ऐसे फैसले हमें सिस्टम को गहराई से समझने में मदद करते हैं। सही बात है। ये जानकारी सिर्फ किसी परीक्षा के लिए नहीं है। नहीं, ये एक जागरूक नागरिक बनने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या सवाल है? ये सोचने वाली बात है कि अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए तत्काल आर्थिक संकट साबित करना सबसे जरूरी है। हाँ, नियम तो यही कहता है। लेकिन जरा विचार करें, अगर कोई परिवार संकट के समय हार मानने के बजाय किसी पारिवारिक मुकदमे या अपनी निजी उलझनों को सुलझाने में लग जाता है और संघर्ष करता है, तो क्या हमारा सिस्टम अनजाने में उन परिवारों को सजा दे रहा है जो मुश्किल वक्त में खुद को अपने पैरों पर खड़ा रखने की कोशिश करते हैं? ये तो बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू है। क्या सरकारी व्यवस्था में मदद सिर्फ उन्हें ही मिलनी चाहिए जो पूरी तरह टूट चुके हों? ये सच में न्याय और इंसानियत के बीच का एक बहुत ही बारीक धागा है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। तो सीखने की इस शानदार यात्रा को आज हम यहीं विराम देते हैं। और ज्ञान और विश्लेषण का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। नमस्कार।